Assalamu alaikum grade 5. I'm Saba and I will be teaching you chapter number 14 of your social studies textbook. इस चैप्टर का नाम है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंडियंस के पास ब्रिटिश आए और उन्होंने उनको रूल करने की कोशिश की तो इंडियंस ने उनको किस तरह से ओवरथ्रू किया, किस तरह से वो उनसे लड़कर अपने रूल को वापस लेकर आ सके। तो आए इसके बारे में फर्दर डिस्कस करें। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली यूरोपियंस ने सब कॉन्टिनेंट को एंटर किस तरह से किया। एक पोर्चुगीज आदमी वाज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इंडिया। फिर उसने जब आकर यहाँ देखा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा स्पाइसेस हैं, डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल्स हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए, और वो वापस पोर्चुगाल इस तरह की चीज़ें लेकर जाना शुरू हो गया और वहाँ पर बेचना शुरू हो गया। उसकी देखा देखी और भी बहुत ज़्यादा लोग ऑब्वियसली इंडिया में आए ट्रेड की नीयत से यूरोप से। हाउएवर इस टाइम पीरियड में ये भी हुआ कि इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I ने क्या किया, शी सेंट ए रिप्रेजेंटेटिव टू द मुगल एम्पायर जहांगीर। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जहांगीर के पास और जहांगीर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो इंग्लैंड को भी ऑफिशियली इंडिया के साथ ट्रेड करने दें, यानी ऑफिशियल टर्म्स में इंडिया और इंग्लैंड का ट्रेड जो है वो शुरू किया जा सके। और उसके लिए उन्होंने कंपनी भी फॉर्म की जिसका नाम क्या था, एक्सीलेंट। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होने की थोड़ी ही देर बाद ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि इंडिया में तो बहुत ही वीक पॉलिटिकल हालात हैं, यानी जो उनके रूलर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, मुगल एम्पायर और उसके बेटे वगैरह की भी लड़ाई हो रही है। सिमिलरली हिंदू, सिख्स, मुस्लिम सबकी आपस में नहीं बनती और इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही वीक है, यानी बहुत ही कमजोर है। इस चीज का ब्रिटिश ने फायदा उठाना चाहा और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मुगल एम्पायर्स को हटाकर खुद रूल करना शुरू कर दिया पूरे इंडियन स्टेट को। जब ये हो गया उसके बाद इंडियंस जो थे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे ब्रिटिश रूल के साथ। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको नजर आ रहा था कि ब्रिटिश जो है वो अपने इंटरेस्ट देख रहे थे, अपना फायदा देख रहे थे और इंडिया के लोगों का नुकसान करते हुए वो दोबारा नहीं सोचते थे। इस वजह से इवन दो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने रेलवे लाइंस बनाई, उन्होंने टेलीग्राफ्स बनाए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो इंडियंस थे वो उनसे खुश नहीं थे। उनको यही लगता था कि ब्रिटिश सिर्फ हमसे फायदा उठा रहे हैं, हमारी चीजें जो है उन्हें लेकर जा रहे हैं और हमें हमारे ही नॉर्म सिखाकर दोबारा से कह रहे हैं कि हमारे तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम भी उन्हीं के तरीके से सारे काम करें। When this happened, तो eventually आपने देखा ही, जैसे कि आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में भी पढ़ा कि जो इंडियंस थे वो बहुत नाखुश थे ब्रिटिश रूल के साथ, और इसकी पहली एक रिप्रेजेंटेशन यही थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में। एक दफा हम उसको भी रिकैप कर लेते हैं क्योंकि फिर आज की अंडरस्टैंडिंग में वो आपके काफी काम आएगी। तो हुआ ये कि जब ब्रिटिश ने एक आर्मी बनाई उसमें ये हुआ कि सारे ऑफिसर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, यानी जितनी भी सीनियर पोजीशन थी, जो अफसर लोग थे वो सारे कौन थे, वो ब्रिटिश खुद थे। जबकि जो निचले तबके के सोल्जर्स थे वो कौन थे, वो सारे वहां के मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख्स थे। तो इंडिया की आर्मी होने के बावजूद सिर्फ लोअर पोजीशंस पे रखा जा रहा था इंडियंस को, और सारी सीनियर पोजीशंस किसको दी जा रही थी, ब्रिटिश को दी जा रही थी। अब इस सब में एक इवेंट प्लेस हुआ जिसमें क्या हुआ, उन्होंने बनाई ऐसी राइफल्स जिनको आपने बाइट करना होता था टू गेट देम स्टार्टेड। ऐसी राइफल्स थी जिनको आपने साइड से बाइट करना है और उसमें उन्होंने एनिमल फैट इस्तेमाल किया हुआ था। अगर आपको याद हो तो वो एनिमल फैट था वो बेसिकली किन दो एनिमल्स को इंक्लूड करता था, काउ फैट को और पिग फैट को। अब काउस जो होती हैं वो इंडियंस हिंदूज के लिए बेसिकली होली होती हैं, वो उनके लिए एक तरह की उनकी रिस्पेक्टेड गॉडेस होती हैं और वो उनको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी वो बेहुरमती बिल्कुल नहीं करते। सिमिलरली पिग्स जो होते हैं वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही हराम होते हैं, वो उनको नहीं बाइट कर सकते, उनको नहीं चू कर सकते। जब मुस्लिम्स और हिंदूज ने ब्रिटिश को ये बताया कि हम इन दोनों एनिमल्स के फैट को अपने मुंह में नहीं लेकर जा सकते, आप प्लीज इन राइफल्स को चेंज कर दें, तो क्या ब्रिटिश ने उनकी बात सुनी? नहीं, बल्कि ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा उनको गुस्सा दिखाया, हार्श तरीके से उनके साथ पेश आए, उनको कहा कि नहीं आप लोग यही राइफल इस्तेमाल करोगे। इसके बाद तो हिंदूज और मुस्लिम्स बहुत ज्यादा एंगर में आ गए और उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और इस पर हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लेकिन क्या मुसलमान और हिंदू वो वॉर जीत पाए? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट उनको उल्टा नुकसान हो गया। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को भी इंडिया से निकाला गया और ब्रिटिश ने पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया और मुगल एम्पायर्स की जगह वाइसरॉयज को हर जगह अपॉइंट कर दिया। इस तरह अब मुसलमानों, हिंदुओं और सारे इंडियंस का ब्रिटिश के साथ बहुत ज्यादा क्लैश आ गया, लड़ाइयां बढ़ती गईं और इवेंचुअली उसका एक सोल्यूशन क्या निकला? उसका सोल्यूशन निकला इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हुआ ये कि इंडियंस ने अपनी खुद की एक पार्टी फॉर्म कर ली जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो उन्होंने इसलिए बनाई ताकि वो ब्रिटिश से कॉरेस्पॉन्ड कर सके, उनसे बात कर सकें और अपना नजरिया जो है वो ब्रिटिश को पेश कर सकें। तो आए इसको देखें। Some Indians soon realized that progress was impossible just by fighting British. तो उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश से लड़ने का कोई इतना फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ब्रिटिश जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो हर लड़ाई में
इनको हरा देते थे और खुद जीत जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तरीका सही नहीं है, हम लड़ते रहेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे ब्रिटिश हमारी बात भी माने और हमें नुकसान भी ना हो। So in 1885 they formed the Indian National Congress. तो क्या हुआ 1885 में 1885 में उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की। They believed that having their own organization could one day lead to self-rule. उनकी नीयत क्या थी इसको फॉर्म करने के पीछे? उनको ऐसा लगता था कि अगर हम अपनी पार्टी बना लेंगे तो इवेंचुअली हम खुद रूल भी कर सकेंगे। पहले हम अपने नजरिए पेश करेंगे, फिर हम अपने लॉज लेकर आएंगे और इवेंचुअली हम ब्रिटिश को निकालकर खुद वापस अपनी जगह पर खुद से रूल कर सकेंगे। तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे आइडियोलॉजी। तो इसको आगे जाके और भी हम अंडरस्टैंड करते हैं अब। So what happened after the Indian National Congress was formed? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हुए? Let's see. The Indian National Congress kept becoming stronger. Obviously वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, ज्यादा लोग उसमें शामिल होते गए। जब लोगों ने देखा कि फाइनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिससे हम ब्रिटिश को अपने नजरिया बता सकते हैं, अपने मसलों के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं, तो और लोग भी आकर इस ग्रुप में शामिल होना शुरू हो गए। They held yearly conferences where members made speeches. तो 1885 में जब ये फॉर्म हो गई उसके बाद yearly का मतलब होता है सालाना। हर साल इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लोग जो है अलग अलग डिबेट्स करते, अलग अलग स्पीचेस देते, अपने बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते और बताते कि वो क्या चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो क्या लें और वो किस तरह से अपनी कंट्री को गवर्न करें। Sometimes the British were displeased by the speeches. They would arrest the members of the Indian National Congress. कभी कभी ये होता था कि ब्रिटिश इन स्पीचेस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली अक्सर स्पीचेस में कहा जाता था कि हम ब्रिटिश रूल को पसंद नहीं करते, इन लोगों का तरीकेकार सही नहीं है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को खुद से गवर्न करें। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश को ये चीज पसंद नहीं आती थी। तो फिर वो क्या करते थे, वो इन लोगों को अरेस्ट कर लेते थे। जितने भी लोग स्पीच देते थे या कोई भी जो ऑफेंसिव स्पीच देता था, कोई ऐसी स्पीच देता था जो ब्रिटिश को पसंद नहीं आती थी, उनको नागवार गुजरती थी, तो वो क्या करते थे, वो उस बंदे को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देते थे। But did that stop the members of the Indian National Congress? No, that did not. वो आगे क्या करते थे? But these leaders would still rejoin the Congress after getting out of jail and make more speeches against British rule. तो इसका भी ब्रिटिश को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा डिटर्मिन्ड थे, इतने ज्यादा पुरजोश थे कि वो जेल में जाने के बावजूद उससे बाहर निकलकर फिर से वही स्पीचेस देते थे और फिर से यही कहते थे कि ब्रिटिश रूल जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम इनके रूल के अंदर नहीं रहना चाहते। तो बजाय इसके कि वो वापस आकर खामोश हो जाते, वो नहीं डरते थे और वो फिर भी अपने रूल के लिए बात करते थे। जेल से वापस आने के बाद भी वो उसी तरह की स्पीचेस देते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। आगे चल के देखते हैं कि इसके फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अल्टीमेटली ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। The Indian National Congress became more powerful. Eventually the British had to listen to them and hold discussions with them. हुआ ये कि इवेंचुअली ब्रिटिश ना उनको इग्नोर कर सकते थे, ना ही उनको पनिश कर सकते थे, और ब्रिटिश ने यही सोचा कि एक ही रास्ता है कि हम एक्चुअली इनसे बात करना शुरू कर दें, इनके साथ निगोशिएट यानी इनके साथ डिस्कशन शुरू कर दें कि हम इनकी अब बात सुन ही लेते हैं कि चाहते क्या हैं, ये क्यों इस तरह से हर वक्त स्पीचेस कर रहे हैं, व्हाट डू दे वांट अस टू डू। क्योंकि ब्रिटिश को पता चल गया कि और कोई रास्ता नहीं है इनको रोकने का, वो इनको मार कर, इनको जेल में डालकर, इनकी बातों को इग्नोर कर इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। तो ब्रिटिश ने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें इनकी बात सुननी ही पड़ेगी, और इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने मकसद के करीब पहुंच गई, जहां पर ब्रिटिश ने उनकी बात को एटलीस्ट सुनना तो शुरू किया, समझना तो शुरू किया। In 1942, the leader Mohandas Gandhi started the Quit India movement. This was a call for the British to leave. जब ब्रिटिश ने उनकी बात सुनना शुरू कर दी, इसके दरमियान कई ज्यादा डिफरेंट चेंजेस आए। शुरू में तो ये हुआ कि इंडियंस ने कहा, हिंदूज ने कहा कि हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, कि हम खुद वोट कर सकें, कुछ हिस्सा जो है हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट में खड़े होने का। आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ने इनको ये वाले राइट्स जो हैं वो देना शुरू कर दिए। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो भी इसकी शुरुआत थी। इस तरह से काफी ज्यादा डिफरेंट रेवोल्यूशंस आई, इंडियंस ने अपनी बातें जो है मनवाना शुरू कर दी, थोड़े थोड़े राइट्स जो हैं वो लेना शुरू कर दिए, और देखा कि ब्रिटिश उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्या वो उनका साथ देते हैं, क्या वो उनको गवर्नमेंट में पोजीशंस देते हैं। इसका कुछ ज्यादा अच्छा फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडियंस को जल्द ही रियलाइज हो गया कि ब्रिटिश उनको कोई भी एक्चुअल पावर नहीं देंगे, वो सारी पावर खुद ही रखेंगे और इंडियंस को सिर्फ ऐसा फील कराएंगे कि जैसे इंडियंस की बात सुनी जा रही है, लेकिन एंड में होगा वही जिसमें ब्रिटिश का फायदा हो रहा है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, फिर जो इनका लीडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हु वाज दैट? मोहनदास गांधी। आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा गांधी का। ही वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसने क्या शुरू कर दी, उसने स्टार्ट कर दी
क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट यानी बाहर चले जाना, निकल जाना, एंड इंडिया यानी इंडिया से बाहर। तो ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई, वो कहना ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को क्विट कर दें, अब यहाँ से चले जाएं, और ये पूरी मूवमेंट शुरू हो गई 1942 में। इसमें अलग अलग किस्म के उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए। गांधी का फॉर्मूला यही होता था कि आपने नॉन वायलेंट यानी कोई भी इस तरह का काम नहीं करना जिसमें वायलेंस हो, शोर शराबा हो, किसी की जान को नुकसान पहुंचे, बल्कि आराम से खामोशी से प्रोटेस्ट करना है। और इस तरह के कई ज्यादा प्रोटेस्ट पर गांधी ने कैरी आउट किए ब्रिटिश को ये समझाने के लिए कि वो नहीं चाहते कि ब्रिटिश उनके मुल्क को गवर्न करें। दिस वाज अ कॉल फॉर द ब्रिटिश टू लीव, तो ये एक कॉल थी ब्रिटिश के लिए कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। जब ब्रिटिश ने इसको भी नहीं सुना तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता और पार्टीज फॉर्म हुई। इस पॉइंट तक 1942 तक मुस्लिम लीग भी जो है वो पिक्चर में आ चुकी थी। उन्होंने अपना अलग से एक यूनिट बना लिया था और वो भी ब्रिटिश से अपने नजरिया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। इस तरह से इंडिया में काफी ज्यादा अपराइजिंग्स हो रही थी और ब्रिटिश को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा था कि ये लोग अब हमें उस तरह से सुकून से इनकी स्टेट पे गवर्न नहीं करने देंगे और हमें शायद यहाँ से जाना पड़े, एटलीस्ट उनको कुछ कंट्रोल देना पड़े। वी विल लर्न मोर अबाउट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए आपके लिए यही काफी है। आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, किस बारे में है, उसके लीडर्स को किस किस चीज से गुजर कर फाइनली उसको फॉर्म करना पड़ा और फिर ब्रिटिश ने किस पॉइंट पर आकर उनकी बातें सुनना शुरू की। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी हम मजीद बात करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। Until then, take care of yourselves, internalize all this information. I will be seeing you soon. Allah Hafiz.